कहानी का शीर्षक इंतजार। अंतिम भाग। प्रभात जी और सुनैना जी अपने पुश्तैनी गांव पहुंच गए। उन्हें देखकर सभी ग्रामीण अचंभित थे। घर के आसपास के लोग मिलकर हालचाल लिए और चले गए। पीठ पीछे मयंक और आर्या के बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे। उड़ते उड़ते कुछ बातें उनके कान तक भी पहुंचा। प्रभात जी सुनैना जी से बोले, कल सुबह चाय नाश्ते का प्रबंध कर लीजिएगा, गांव के कुछ लोग आएंगे। सुनैना जी बोली, क्या क्या अफवाह वो लोग उड़ा रहे हैं और उन्हें आप चाय नाश्ते पर बुला रहे हैं। प्रभात जी बोले, इसीलिए तो बुला रहे हैं। अगर हकीकत पता नहीं होगा तो लोग इसी तरह की बातें बनाते रहेंगे और हमें शर्मिंदगी महसूस होते रहेगी। मैं उन लोगों को सच्चाई से अवगत करा दूंगा, जिससे इन अफवाहों पर विराम लग जाएगा। सुबह सुबह प्रभात जी टहलने निकले। लौटते समय गांव के जाने माने 8-10 लोगों को बुलाते आए। बाहर बरामदे में बैठे बैठे सुनैना जी को आवाज़ लगाए, अरे कुछ चाय नाश्ता लाइए, बरसों बाद अपने लोगों के बीच बैठे हैं। चाय नाश्ते के साथ इधर उधर की बातें होने लगी। फिर प्रभात जी बोले, अरे सुनैना जी मीठा तो खिलाइए। सभी लोग पूछे, प्रभात जी कुछ तो बात है, नाश्ते के बाद मीठा। हाँ हाँ, इसीलिए तो आप लोग को बुलाए। आप तो जानते ही हैं, मयंक मेरा बेटा, आप लोग तो विवाह में शामिल हुए ही थे। विवाह के बाद वो अपनी नौकरी पर लौट गया। फिर क्या हुआ क्या नहीं हमें कुछ पता नहीं। वो दोबारा आया ही नहीं। मेरी बहू आर्या, उसको अकेले कैसे छोड़ते। आजकल समाज कैसा है आप लोग तो जानते हैं, जितनी मुँह उतनी बातें। हम लोग आर्या को बेटी बना लिए। उसने भी एक बेटी की तरह हमारी सेवा की। लेकिन बेटियां माँ बाप के साथ कहाँ कितना दिन रह पाती है। वो तो दूसरा विवाह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या थी और हमारे जाने के बाद अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। इसलिए हम लोग अपना वास्ता देकर उसका विवाह करा दिए। उसे विदा कर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर हम लोग सोचे, अकेले रहने या बेटी के घर रहने से अच्छा है अपना गांव चलें, अपने लोगों के पास। आए हुए सभी लोग बोलने लगे, बिल्कुल सही किए प्रभात जी, अपना घर तो अपना ही होता है और अकेले क्या, हम लोग तो यहाँ हैं ही। उस दिन के बाद से पीठ पीछे की चुगली बंद हो गई और प्रभात जी का सभी लोग सहयोग भी करने लगे। उनका 2 तल्ले का मकान था। जिनके घर शादी विवाह होता, घर आए मेहमानों को उनके घर ठहरा देते। उनके घर से थोड़ी ही दूर पर स्कूल कॉलेज था। जब अलग अलग विभाग की सरकारी नौकरी की परीक्षा होती तो विद्यार्थियों का जमावड़ा लग जाता। दूर दराज से आए विद्यार्थी उनके घर में ठहर जाते। इन सब से कुछ पैसा आ जाता और प्रभात जी की पेंशन आती थी। कुछ खेती बाड़ी था। आराम से सुचारू रूप से उनकी ज़िंदगी चलने लगी। दूसरी ओर आर्या अपने घर और नौकरी में धीरे धीरे व्यस्त होती चली गई। लेकिन आर्या एक रूटीन बना ली थी। प्रतिदिन कॉलेज जाने और आने के क्रम में रास्ते भर प्रभात जी और सुनैना जी से बातें करती। आर्या का अंतिम वाक्य होता, बाबूजी कोई परेशानी होगा तुरंत बताइएगा। जवाब होता, हाँ बेटा, तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। गुजरता समय कहाँ किसी को पता चलता है। बरसों बीत गया। गांव के ही अनंत जी का बेटा आर्यन मुंबई के मीडिया अकादमी में पढ़ता था। उसे एक ग्रामीण जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने को कहा गया। अकादमी ने 5-5 बच्चों का समूह बनाया। आर्यन अपने समूह के मित्रों से मिला, बोला कि इधर उधर भटकने से अच्छा है मेरे गांव चलो। सभी बच्चे आर्यन की बात से सहमत हो गए। आर्यन अपने चारों मित्रों को प्रभात जी के यहाँ ठहरा दिया। प्रभात जी और सुनैना जी के घर में मानो रौनक आ गया। वे बहुत ख्याल रखते थे उन चारों बच्चों का। उनमें से एक हिमांशु कुछ ज़्यादा ही चंचल था। वो पूरा घर में छानबीन करते रहता था। हिमांशु एक दिन एक कमरा में चला गया। कमरे की स्थिति देखकर हिमांशु समझ गया कि कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा है। कमरे में पड़ा पुराने बक्से को खोल कर देखा। उसमें कुछ तस्वीर देखकर वो असमंजस में पड़ गया।
एक के बाद एक हर चीज़ को उलट पुलट कर देख रहा था। मयंक और आर्या की शादी की भी कुछ तस्वीरें बक्से में पड़ी थी। वो कमरा बंद करके बाहर आ गया। उसके दोस्त पूछे, कहाँ था? वो झूठ बोल दिया कि खेत की ओर गया था। एक ने कहा, तू बड़ा खेत खलिहान घूमने लगा? हाँ यार, मुझे तो यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि कभी कभी सोचता हूँ कि यहीं रुक जाऊँ। ये सुनकर सभी हंसने लगे। रहने को तो रह सकते हो, पर तेरी फिल्म मेकिंग का सपना धरा का धरा रह जाएगा। फिल्म बनाने के बजाय ट्रैक्टर चलाते दिखोगे। और सब हंसते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाने निकल पड़े। पर आज हिमांशु को मन नहीं लग रहा था। वो बार बार उन तस्वीरों के बारे में सोच रहा था। उसने आर्यन से पूछा, अंकल जी और आंटी जी जो हैं, जिनके यहाँ हम लोग रह रहे हैं, उनका कोई परिवार नहीं है? तब आर्यन अपने माता पिता से सुनी सारी कहानी अपने मित्रों को सुनाया। हिमांशु और उसके मित्रों ने बोला, इनका बेटा कितना मतलबी है, ऐसा इंसान को तो सबक सिखाना चाहिए। आर्यन ने कहा, छोड़ो, हमें इन सब से क्या लेना देना। देखो, अंकल जी और आंटी जी के सामने इन सब बातों की चर्चा मत करना, उन्हें दुख होगा। हिमांशु मन ही मन निर्णय लिया कि उन मतलबी लोगों की गलती को मैं सुधारूंगा। कुछ दिनों में डॉक्यूमेंट्री बन के तैयार हो गया और उन लोगों का जाने का समय हो गया। सभी बच्चे चले गए अपनी अकादमी में। डॉक्यूमेंट्री जमा किया। डॉक्यूमेंट्री अच्छा बना था। ए ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला। फिर उन्हें फिल्म मेकिंग की डिग्री मिल गई। आर्यन अपने गांव आ रहा था तो हिमांशु बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो बोला, ठीक है, चल। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रभात जी के घर पहुंच गया। प्रभात जी बोले, अरे तुम, हम तो सोचे थे तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम तो सच में आ गए। हिमांशु अपना डिग्री प्रभात जी और सुनैना जी को दिखाया और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और ऊपर के कमरे में जाने लगा तो सुनैना जी बोली, ऊपर क्यों? यहीं नीचे वाले कमरे में हमारे साथ रह लो। अब वो बेझिझक पूरा गांव घूमते रहता। कुछ दिन बीतने के बाद वो सुनैना जी और प्रभात जी को घरेलू कामों में मदद भी करने लगा। एक दिन वो लोग हिमांशु से पूछे, तुम्हारे माता पिता चिंता करते होंगे, उन्हें बताकर तो आए हो? और कितना दिन रहोगे? हिमांशु अपना कंधा उचकाते हुए बोला, हमेशा के लिए। सिर्फ जब काम पड़ेगा जाऊंगा और काम समाप्त करके वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता बेटा, तुम्हारे माता पिता अकेले रह जाएंगे। वो लापरवाह होकर बोला, उन्हें चिंता होगा तो मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। प्रभात जी और सुनैना जी उसकी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। रात को अपने घर फ़ोन किया। फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। उसने कहा, माँ, फ़ोन स्पीकर पर डालो, पापा कहाँ हैं? फिर वो अपने माता पिता से बोला, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, क्योंकि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता है। पापा, मुझे पता है कि आप लोगों को बुढ़ापे में गुजारने में मुश्किल होगा। मैं पैसा भेजता रहूँगा। बस मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर पाऊँगा कि किसी निर्दोष लड़की से शादी करके उसे आप लोगों का सेवा करने के लिए छोड़ जाऊँ। और फ़ोन रख दिया। उसके माता पिता को पता भी नहीं था कि हिमांशु कहाँ गया है। लेकिन ये वाक्य सुनकर थोड़ी देर के लिए उसके माता पिता चुप हो गए। उसके माता पिता उसके दोस्तों को फ़ोन किए तो उन्हें पता चला कि हिमांशु हरिपुर में है। हरिपुर का नाम सुनकर उसके माता पिता सन्न रह गए। उसके माता पिता कपकपाती आवाज़ में पूछे, हरिपुर? उसने कहा, हाँ अंकल, हरिपुर। हम लोग डॉक्यूमेंट्री वहीं जाकर बनाए थे। वहाँ कहाँ रहे थे? वहाँ हमारा दोस्त है ना आर्यन, उसी के साथ। तब तक दूसरा मित्र पता लिखकर हिमांशु के हाथ में पकड़ा चुका था। पता पढ़कर दोनों असमंजस में पड़ गए और अपने पुत्र को लेने वो दोनों पहुंच गए हरिपुर। गाड़ी खुद व खुद प्रभात जी के घर के तरफ मुड़ गया। गाड़ी से वे लोग उतरे। बरसों बाद सुनैना जी अपने बेटे को देख रही थी। माँ आखिर माँ होती है। वो पल भर में पिघल गई। लेकिन प्रभात जी कड़कती आवाज़ में उससे पूछे, क्या लेने आए हो अब यहाँ? नज़रें झुकाए जवाब दिया, अपना बेटा। तुम्हारा बेटा? हाँ, हिमांशु आपका पोता है। तब तक हिमांशु बाहर आ चुका था। अपनी माँ से बोला, बस माँ, 10 दिन में ये हालत हो गया।
और इतने बरसों तक आप दादाजी को इनके बेटे से दूर रखी, इस शर्त पर कि मैं या तो वो। अब मेरी सुनो, तुम लोग नहीं, ये लोग। मयंक और उसकी पत्नी प्रभात जी सुनैना जी के पैरों पर गिर पड़े। औलाद कैसा भी हो, माता पिता अपने बच्चे को सामने देखकर नाराज़ नहीं रह पाते। प्रभात जी सुनैना जी दोनों को गले लगा लिए। दूसरी ओर आर्या के कॉलेज से पत्र आया कि उसे अपने पुराने कॉलेज में कुछ कागजी कार्रवाई पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कागजी कार्रवाई उसी जगह होता है जहां उसका पहला ज्वाइनिंग होता है। आर्या पत्र पढ़कर मन ही मन खुश हो गई। वो सोची कि शहर से 2-3 घंटा का ही सफ़र है, गांव का काम समाप्त करके माँ बाबूजी से मिल लूँगी। बरसों हो गया उन्हें सामने से देखे हुए। वो खुशी खुशी अपने घर से निकली। रात भर का सफ़र करने के बाद अपने शहर पहुँची। अपने मायके वहाँ सामान रखी और कॉलेज निकल गई। अपनी माँ को नहीं बताई कि वो प्रभात जी और सुनैना जी से मिलने जाएगी। सिर्फ इतना बोली, माँ कॉलेज में हो सकता है देर लगेगी, आते आते शाम हो जाएगा। कॉलेज पहुँची। आधा से 1 घंटा में उसका काम समाप्त हो गया। टैक्सी ली, प्रभात जी सुनैना जी के लिए कपड़े मिठाई खरीदी और चल पड़ी हरिपुर की ओर। घर के दरवाजे पर टैक्सी रुकी। बरसों बाद बेटे बहू पोते में वो लोग इतने उलझे हुए थे कि उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि कोई आया है। आर्या गाड़ी का गेट खोली, तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंची। सबसे पहले उसका नज़र मयंक और उसकी पत्नी पर पड़ा। वो पर्दे के पीछे हो गई और फिर प्रभात जी सुनैना जी को हिमांशु के साथ खिलखिलाते देखी। अपना मोबाइल निकाली, सुनैना जी प्रभात जी का मुस्कुराता हुआ तस्वीर ली और वहीं से मुड़ गई। सारा सामान जो उनके लिए लाई थी बाहर बरामदे में पड़ी चौकी पर निकाल कर रख दी। टैक्सी वापस मोड़ी और मुस्कुराते हुए निकल पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।